नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रमजान की खरीदी के लिए जनसैलाब उमड़ा। बीदर में कल ईद उल फितर की नमाज शहर की ईदगाह और विभिन्न मस्जिदों में अदा की जाएगी। कर्नाटक सीएम ने कहा कि निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी सौंपी है। राहुल गांधी का लक्ष्य सभी को गरीब बनाकर समानता सुनिश्चित करना है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का आरोप। केजरीवाल से नहीं मिल पाए संजय सिंह, पूछा दिल्ली का तिहाड़ जेल है या हिटलर का गैस चेंबर। बिहार में 23 सीटों में से आरजेडी ने 22 पर उतारे उम्मीदवार, सीवान को लेकर फिर फंसा है पेच। अब समाचार विस्तार से। रमजान माह के 30 दिन आज पूरे हो चुके हैं और रमजान माह के दौरान सभी प्रकार के बाजारों में रौनक छाई रही। हालांकि दिन में रोजा रखा गया, लेकिन शाम के समय बाजारों में इफ्तारी बिक्री जोरों पर रही। इसी के साथ रमजान के पूरे माह दावत इफ्तार के दस्तर सजते रहे। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र शाहगंज, मेन रोड, गावन चौक, चौबारा, नई कमान, सीधी तालीम सहित अन्य क्षेत्रों में बाजार और खान पान की दुकानें सजी रही। लोग बाजार में खरीदी के साथ साथ खान पान का भी आनंद लेते रहे। बाजार देर रात तक चलते रहे। वहीं नए शहर से भी लोग बाजार के लिए पुराने शहर में उमड़ते नजर आए, क्योंकि बाजार हर सामग्री की स्टॉक लेटेस्ट और नया रहता है। इसीलिए चाहे किसी भी वर्ग या धर्म के लोग रहे, वह बाजार में खरीदारी के लिए देर रात बाजारों में नजर आए। आज चांद रात है, इससे आज पुराने शहर में बाजारों की जनसैलाब उमड़ रहा है, जो सुबह तक जारी रहेगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस बार रमजान के पूरे 30 रोजे हुए हैं। गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज के साथ ईद मनाई जाएगी। बीदर शहर की मुख्य ईदगाह सुन्नी में ईद की नमाज सुबह 10 बजे, मैलूर ईदगाह में 9:30 बजे, शहर के कुछ बड़े मस्जिदों में भी ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जो 10 बजे के बाद ही होगी। शहर में रहे ईदगाह के अलावा शहर के कई मुख्य मस्जिदों में भी ईद उल फितर की नमाज होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर राज्य को मिलने वाली उचित सूखा राहत के बारे में अदालत को धोखा देने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट में झूठी जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाया और इस कदम को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को उचित सूखा राहत प्रदान करने में केंद्र सरकार द्वारा लगातार देरी के कारण राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिद्धरामैया ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि आज की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सूखा राहत में देरी के लिए कर्नाटक सरकार दोषी है। इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद का सुझाव दिया गया। सिद्धरामैया ने कहा यह बेहद निंदनीय है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सूखा राहत के लिए वे कर्नाटक हमसे केंद्र सरकार बात कर सकते थे। हम इन याचिकाओं का समय जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्डशिप भले ही नोटिस जारी न करे, यह भी एक खबर बन जाती है, और उन्होंने केंद्र सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए कर्नाटक सरकार पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री और गदग हावेरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने कहा कि समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी को गरीब बनाना राहुल गांधी का दर्शन रहा है। लक्ष्मेश्वर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और समाज के सभी वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें बड़े अंतर से चुनाव जीतने का भरोसा था। गारंटी पर टिप्पणी करते हुए बोम्मई ने कहा, जबकि भाजपा की गारंटी स्थायी थी क्योंकि इसने उन्हें नौकरियां दी हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण करके समानता की बात की। समानता 2 प्रकार की होती है, एक गरीबों को अमीर बनाना और उन्हें समान बनाना, और दूसरा समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी को गरीब बनाने का दर्शन है। इसीलिए वह हताशा में एक अतार्किक बयान दे रहे हैं। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के एसईबी ने आज 10 अप्रैल 2024 को कर्नाटक द्वितीय पीयू परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अपना परिणाम karresults.nic.in, carresults.nic.in पर देख सकते हैं। एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के सदस्यों ने कर्नाटक पीयूसी द्वितीय परीक्षा के परिणाम, टॉपर्स के बारे में विवरण और उत्तीर्ण प्रतिशत की घोषणा की। कर्नाटक 12वीं की परीक्षा 1 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा कन्नड़ और अरबी के पेपर के साथ शुरू हुई और हिंदी के पेपर के साथ समाप्त हुई। कर्नाटक पीयूसी द्वितीय परीक्षा सभी दिन एक ही पाली में आयोजित की गई, सुबह 10:15 से दोपहर 1:30 तक। अधिकारियों के मुताबिक इस साल लगभग 7 लाख छात्र कर्नाटक कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। कुल
5.81 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और 5.52 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15% है। 3,05,212 लड़कियां और 2,47,478 लड़के परीक्षा में सफल हुए। लड़कियों और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 84.87% और 76.98% है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अब तक राहत नहीं मिल सकी है और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनसे आप नेता संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मिलने जाने वाले थे, लेकिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उनके सीएम केजरीवाल से मुलाकात को खारिज कर दिया। इस पर संजय सिंह ने पूछताछ की, तिहाड़ जेल है या हिटलर का गैस चेम्बर? अजीब सी तानाशाही चल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर केजरीवाल का जुर्म क्या है, ये तो बताएं। लोकतंत्र के उत्सव का माहौल चल रहा है। सभी सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच बिहार में पहले फेज के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने 9 अप्रैल को ये लिस्ट जारी की। महागठबंधन में आरजेडी को 23 सीटें मिली हैं, लेकिन सिर्फ 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। एक सीट सिवान को छोड़ दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि सिवान को लेकर क्या आरजेडी का कोई प्लान है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सिवान लोकसभा सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने इस सीट से विजय लक्ष्मी को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। अभी जेडीयू से कविता सिंह सांसद हैं। कविता सिंह बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। अब यहां से आरजेडी को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि विजय लक्ष्मी का मुकाबला किससे होने वाला है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि आरजेडी एक बार फिर सिवान सीट से हिना शहाब को टिकट दे सकती है। दरअसल इस सीट से आरजेडी ने पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया था। उन्हें हरी झंडी भी दे दी गई थी और वे क्षेत्र में प्रचार करने में जुट गए, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो उनका नाम होल्ड पर चला गया। बताया जा रहा है कि इसकी वजह बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब है। हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में आरजेडी की मजबूरी बन गई है और अब उन्हें मनाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में दल का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। सपा के 20 पन्नों के घोषणा पत्र में इस बार पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सरकार का आह्वान किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, हम अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी तथा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने और इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, वर्ष 2025 तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और 2029 तक गरीबी का पूरी तरह से खात्मा करने का वादा किया गया है। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन करेगी। उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। अब उनके इस बयान पर संजय राउत ने तंज कसा है और कहा है कि वह अपनी पार्टी के प्रमुख हैं। यही राज ठाकरे हैं जिसने यह ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पांव नहीं रखने दूंगा। उन्होंने पहले जनता से आह्वान किया था कि उनको महाराष्ट्र में पांव नहीं रखना देना है और अब ऐसा अचानक क्या चमत्कार हुआ। अब उनसे जाकर पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे तो आप जनता को क्या बताएं, कारण क्या है, उसके पीछे कौन सी फाइल खोली है। संजय राउत ने आगे कहा कि वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी। ऐसी कौन सी फाइल खोली गई है कि आप अचानक आकर उनको समर्थन कर रहे हो। यह उनकी बात है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, या राजनीति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता है, उन्हें सब कुछ मालूम है, वे ही अब देख लेंगे। देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के जेऊर में सबसे ज्यादा 43 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि यूपी के प्रयागराज में 40.6, गुजरात के राजकोट में 42.1, राजस्थान के फलोदी में 41.4, मध्य प्रदेश के रतलाम में 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और केरल में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यहां पर अगले 24 घंटे के दौरान भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर 11 अप्रैल तक हीटवेव चलेगा। वहीं बिहार में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का असर देखा जा सकता है, लेकिन लू नहीं चलेगी। इजरायल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना की ओर से बुधवार तड़के कहा गया कि उसने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की कब्जे को विफल करने के लिए सीरिया में उसके ठिकानों पर बमबारी की है। गाजा में हमास के आतंकवादियों से लड़ते हुए इजरायल कई बार कह चुका है कि वह हिजबुल्लाह का सामना करने के लिए भी तैयार है। हाल ही के दिनों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए इजरायल ने हमले भी किए। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल सीरियाई मोर्चे पर हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया। इजरायल ने बमबारी का वीडियो भी जारी किया है। आयरलैंड ने नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। देश की सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी ने साइमन हैरिस को नया प्रधानमंत्री चुना है। सांसद साइमन हैरिस मंगलवार को संसद में मतदान के जरिए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। वह 37 वर्ष के देश के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। महज 37 साल की उम्र में आयरलैंड का पीएम बने हैरिस ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। हैरिस ने आयरलैंड की 3 दलों की गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लियो वराडकर की जगह ली है। वराडकर ने पिछले महीने चौंकाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। वराडकर की सरकार में साइमन हैरिस उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। हैरिस मध्य दक्षिणपंथी फाइन गेल पार्टी के प्रमुख के रूप में उनकी जगह लेने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। आयरलैंड की संसद के निचले सदन सांसदों ने 69 के मुकाबले 88 वोट से हैरिस की ताओसीचिया प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आयरलैंड में अगले साल संसदीय चुनाव होने हैं। इसी लिहाज नए प्रधानमंत्री के पास लगभग 1 साल का कार्यकाल होगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रमजान की खरीदी के लिए जनसैलाब उमड़ा। बीदर में कल ईद उल फितर की नमाज शहर की ईदगाह और विभिन्न मस्जिदों में अदा की जाएगी। कर्नाटक सीएम ने कहा कि निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी सौंपी है। राहुल गांधी का लक्ष्य सभी को गरीब बनाकर समानता सुनिश्चित करना है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का आरोप। केजरीवाल से नहीं मिल पाए संजय सिंह, पूछा दिल्ली का तिहाड़ जेल है या हिटलर का गैस चेंबर। बिहार में 23 सीटों में से आरजेडी ने 22 पर उतारे उम्मीदवार। सीवान को लेकर फिर फंसा है पेच। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।